लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशन और डोंगमू दोनों ही बैटलफील्ड पर खड़े हुए थे। दोनों ने ही एक दूसरे के सामने एक शर्त रखी थी। अगर ये फाइट हानशन जीतता तो डोंगमू दोबारा से कभी हानशन को चैलेंज नहीं करता। उसकी और कॉइन की दुश्मनी आज यहीं पर खत्म हो जाती। वहीं अगर डोंगमू जीत जाता तो कॉइन को अपनी रियल पहचान डोंगमू को बतानी पड़ती। दोनों ने ही एक दूसरे की शर्त मान ली थी। अब आगे अब आगे डोंगमू कॉइन की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसने सेक्रीफाइस टेक्निक एक्टिवेट कर दी थी। ये देखकर अभी के लिए मिस्टर लूंग चौंक गए थे। वो चौंक कर कहते हैं, ये तो सेक्रीफाइस टेक्निक है। इधर रिपोर्टर फैंग मिस्टर लूंग से पूछता है, मिस्टर लूंग, आखिर ये सेक्रीफाइस टेक्निक क्या है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? तो इस पर मिस्टर लूंग उसे बताना शुरू करते हैं। सेक्रीफाइस टेक्निक एक बहुत ही पावरफुल फुटवर्क है। ये ऐसा फुटवर्क है जो एक इंसान का ऑरा बढ़ा सकता है एंड उसकी एक्सप्लोसिव पावर को बहुत हद तक इंक्रीज कर सकता है। इसका वर्क करने का पैटर्न कुछ इस तरह है। जब भी कोई इंसान इसे एक्टिवेट करता है एंड उसके बाद एक एक कदम आगे बढ़ाना शुरू करता है तो हर एक कदम के साथ उस इंसान की पावर बढ़ती जाती है। उसका ऑरा एकदम हाई लेवल पर पहुंच जाता है। लेकिन एक इंसान इस टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 100 स्टेप्स आगे बढ़ सकता है। 100 स्टेप लेने के बाद उसका ऑरा अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा एंड उस पर इसका एडवर्स इफेक्ट होगा। इसलिए अगर डोंगमू को ये फाइट जीतनी है तो उसे कॉइन को 100वें स्टेप से पहले हराना होगा। ये बात सुनकर रिपोर्टर फैंग थोड़ा चौंक गया था, क्योंकि वो पहली बार सेक्रीफाइस टेक्निक के बारे में सुन रहा था। इधर डोंगमू एक के बाद एक अपनी स्टेप्स आगे बढ़ा रहा था। 18, 19, 20, 30 ऐसे कर कर उसकी स्टेप्स आगे बढ़ते जा रहे थे एंड सभी लोगों की नज़रें अभी के लिए उस पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि उसका ऑरा वक्त के साथ और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था। इधर रिपोर्टर फैंग मिस्टर लूंग से पूछता है, क्या इसे काउंटर करने का कोई तरीका नहीं है? तो इस पर मिस्टर लूंग कहते हैं, इसे काउंटर करने का एक तरीका है। अगर किसी का अपोनेंट सेक्रीफाइस टेक्निक का यूज़ करता है तो इस टेक्निक से बचने के लिए उस इंसान को भागना शुरू कर देना चाहिए और अपने अपोनेंट के हर एक अटैक को डॉज करना चाहिए। कम से कम तब तक तो डॉज करना चाहिए जब तक सेक्रीफाइस टेक्निक का इफेक्ट खत्म नहीं हो जाता है। ये सुनकर रिपोर्टर फैंग अपना सिर हिला देता है। इधर अभी के लिए डोंगमू हानशैन के काफी करीब पहुंच गया था एंड तभी सभी की नज़रों के सामने हानशैन मतलब कॉइन पहली बार मूव करता है एंड डोंगमू से दूर भागना शुरू कर देता है। वो डोंगमू के हर एक अटैक से बच रहा था एंड कोशिश कर रहा था कि डोंगमू का एक भी अटैक उसे ना लगे। ये देखकर मिस्टर लूंग खुश हो जाते हैं। वो हंसते हुए कहते हैं, कॉइन काफ़ी समझदार है, क्योंकि वो डोंगमू के हर एक अटैक को डॉज कर रहा है। वो वही स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। इधर कॉइन एक के बाद एक डोंगमू के हर एक हमले को डॉज करता रहता है। इधर डोंगमू के स्टेप्स बढ़ते जाते हैं। 60, 70, 80, 90, 100, 110 110 स्टेप लेने के बाद भी डोंगमू का ऑरा डिक्रीज नहीं हो रहा था। ये देखकर रिपोर्टर फैंग चौंक गया था। वो चौंक कर मिस्टर लूंग से पूछता है, मिस्टर लूंग, आपने तो कहा था 100वें स्टेप के बाद डोंगमू का ऑरा कम होना शुरू हो जाएगा, पर उसका ऑरा तो डिक्रीज ही नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? इस पर मिस्टर लूंग सोचते हुए कहते हैं, शायद इस वजह से क्योंकि डोंगमू ने सेक्रीफाइस टेक्निक की प्रैक्टिस बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक की है। इधर डोंगमू की स्टेप्स बढ़ते जाते हैं। अब वो 150 स्टेप्स ले चुका था, पर इसके बावजूद उसका ऑरा कम नहीं हो रहा था। उल्टा अब वो एक बीस्ट के ऑरा जैसा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया था। इतना ज़्यादा खतरनाक कि अगर वहाँ पर कॉइन के अलावा कोई और होता तो कब का हार चुका होता। डोंगमू अपनी सारी पावर अपने हाथों में इकट्ठा करता है एंड एक जोरदार हमला कॉइन पर कर देता है। उस हमले ने सभी को चौंका दिया था, यहाँ तक कि लिनफेंग भी, जो ये देख रहा था, वो भी सोच में पड़ गया था। तभी मिस्टर लूंग कहते हैं, ये तो वाइंड स्लैश है। वाइंड स्लैश एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक थी, जिसका यूज़ करने के लिए एक इंसान को ब्लेड टेक्निक में एक्सपर्ट होना चाहिए। इधर डोंगमू का हमला पूरी ताकत के साथ कॉइन की तरफ बढ़ रहा था। सभी को लग रहा था कि अब कॉइन हार जाएगा, पर इससे पहले कि उसका हमला कॉइन को लगता,
कॉइन डोंगमू के ब्लेड को अपने हाथों में पकड़ लेता है। उसने अपने दोनों हाथों से डोंगमू के ब्लेड को पकड़ रखा था एंड डोंगमू चाहकर भी अपने ब्लेड को ना ही आगे धकेल पा रहा था, ना ही पीछे खींच पा रहा था। इतनी पावरफुल ग्रिप ने तो डोंगमू को भी चौंका दिया था एंड अब उसका ऑरा भी धीरे धीरे कम होने लगा था। तभी कॉइन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे इस ब्लेड को मैं अब अपने पास रख लूंगा। एंड ये बात सुनते ही सभी समझ जाते हैं कि डोंगमू हार चुका है। डोंगमू हार चुका था, लेकिन किसी को भी वो कमजोर नहीं लग रहा था। मिस्टर लूम कहते हैं, डोंगमू दुनिया का बेस्ट असैसिन होना डिजर्व करता है। अगर आज यहाँ पर उसका अपोनेंट कॉइन की जगह कोई और होता तो डोंगमू से कब का हरा चुका होता। लेकिन आज यहाँ पर डोंगमू का बैड लक था, क्योंकि उसका अपोनेंट कॉइन था। इधर कॉइन बैटलफील्ड से जाते हुए कहता है, अलविदा डोंगमू, आज के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे एंड ना ही हमारे बीच दोबारा कभी फाइट होगी। ये कहकर कॉइन वहां से चला जाता है। इधर डोंगमू तो अभी भी अपने हार के सदमे में था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो हार चुका है, पर सच तो यही था। इधर हमें अब रिपोर्टर फैंग के ऑफिस को दिखाया जाता है। वो कुछ सोच रहा था। थोड़ा सोचने के बाद वो लिखना शुरू करता है, किंग ऑफ असैसिन डोंगमू के लिए। डोंगमू, मेरा दिल कहता है तुम दुनिया के बेस्ट असैसिन हो। इस दुनिया में बहुत सारे असैसिन हैं एंड वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम उनमें सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। ऐसे ही रिपोर्टर फैंग डोंगमू के लिए एक इम्प्रेसिव आर्टिकल लिख देता है एंड उसे इंटरनेट पर पब्लिश कर देता है। एंड सभी लोग उसकी बातों से एग्री करते हैं, क्योंकि सच में डोंगमू सभी की नज़रों में एक पावरफुल असैसिन था। एंड सभी ये बात समझते थे कि डोंगमू का अपोनेंट अगर कॉइन की जगह कोई और होता तो फिर तो डोंगमू से बहुत इजीली हरा देता। यहाँ तक कि डोंगमू अपनी असैसिन स्किल से अपने से भी ज़्यादा पावरफुल लोगों को हरा सकता था। ऐसे में उसे कमज़ोर आंकना लगभग एक बेवकूफ़ी होती। इधर जहाँ सभी उसकी तारीफ कर रहे थे, वहीं इन सभी चीज़ों से दूर डोंगमू एडवांस रेमन वर्ल्ड में था, जहाँ पर वो एक के बाद एक बीस्टों का शिकार किए जा रहा था। आज वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसका इतना एग्रेसिव रिएक्शन देखकर हानशन शॉक में चला गया था। वो डोंगमू को समझाते हुए कहता है, माना कि तुम गुस्से में हो, लेकिन अपना गुस्सा इन बीस्टों पर निकालना गलत है। भाई थोड़ा शांत हो जाओ। अब हानचैन को इस बात का बुरा लग रहा था कि उसने डोंगमू को इतनी बुरी तरह से हरा दिया। अगर उसे पता होता कि डोंगमू का रिएक्शन इतना खराब होगा तो वो कभी भी उसे इतनी बुरी तरह से नहीं हराता। इधर डोंगमू जल्दी से उठ खड़ा होता है एंड कहता है, मैं अभी के लिए रेड ड्रैगन का शिकार करने जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे? ये सुनकर हानशन कहता है, पर वो तो बहुत ही खतरनाक है ना। तो इस पर डोंगमू कहता है, हाँ मैं जानता हूँ एंड इसी वजह से मैं उसका शिकार करने जा रहा हूँ। इस पर हानशन मनी मन सोचता है, यह अभी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ऐसे में से अकेले जाने देना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो कहता है, डोंगमू मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। ये कहकर वो डोंगमू के साथ शिकार करने जाने लगता है। हानशन को भले ही पहले डोंगमू की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अब डोंगमू उसका काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया था। इस वजह से वो डोंगमू को मरने भी नहीं देना चाहता था। हानशन और डोंगमू आगे बढ़ने लगते हैं एंड स्नो माउंटेन्स में आ जाते हैं। यहाँ पर पहुँचते ही वो लोग वहाँ पर मौजूद रेड ड्रैगन को देखना शुरू कर देते हैं। हानशन कहता है, डोंगमू हमें एक प्लान बनाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि उसकी बात कंप्लीट होती, डोंगमू तो उसकी बात सुनता ही नहीं है एंड तेजी से भागकर रेड ड्रैगन की तरफ जाने लगता है। एंड बेचारे हानशन को भी उसके पीछे भागना पड़ता है। वो जाकर सीधा रेड ड्रैगन की आंख पर हमला करने की कोशिश करता है, पर रेड ड्रैगन अपनी पूंछ से उस पर हमला कर कर उसे दूर ढकेल देता है। तभी अचानक से हानशन बीच में आ जाता है एंड अपने स्वॉर्ड से रेड ड्रैगन के हमले को रोक लेता है। ये देखकर डोंगमू पीछे से उस पर हमला करने जाता है। इधर रेड ड्रैगन गुस्से में हानशन को घूरने लगता है एंड उस पर हमला करने जाता है। हानशन जल्दी से उसके हमले को डॉज करता है एंड अपने पास मौजूद आइस स्नेक किंग की स्वॉर्ड से सीधा उसकी आंख पर हमला कर देता है। रेड ड्रैगन की आंख घायल तो हो जाती है, लेकिन उसे कुछ गहरा घाव नहीं लगता है एंड अब वो हानशन के पीछे पड़ जाता है। ये देखकर डोंगमू हानशन को बचाने जाता है। हानशन और डोंगमू अभी के लिए दोनों इस शिकार में शामिल थे, लेकिन इसके बावजूद रेड ड्रैगन को नहीं हरा पा रहे थे।
डोंगमू रेड ड्रैगन पर एक जोरदार हमला करता है। उसका हमला रेड ड्रैगन की बॉडी के अंदर भी घुस जाता है, लेकिन वो ज़्यादा अंदर नहीं जा पाता है एंड रेड ड्रैगन बहुत ही इजीली डोंगमू को दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो इन दोनों के पीछे पड़ जाता है। उसका पूरा पक्का इरादा था इन दोनों को मारने का। ये देखकर ये दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं एंड भागते भागते एक वैली के अंदर आ जाते हैं एंड तभी अचानक से एक जोरदार भूकंप आता है एंड उस वैली में मौजूद चारों तरफ की स्नो इन दोनों के ऊपर आ गिरती है। उससे ये दोनों स्नो के अंदर दब तो जाते हैं, पर अच्छी बात ये थी कि इससे उनका पीछा रेड ड्रैगन से छूट गया था एंड वो लोग रेड ड्रैगन से बच गए थे। फाइनली दोनों स्नो के बाहर आते हैं। तभी डोंगमू पूछता है, क्या तुम रॉयल स्पिरिट शेल्टर पर हमला करने जा रहे हो? तो इस पर हाइशन कहता है, हाँ। क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो? तो इस पर डोंगमू बस इतना कहता है, हमला करते वक्त जुई वैन का ध्यान रखना, उससे संभल कर रहना। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। डोंगमू को वहां से जाता देख हानशन भी समझ रहा था कि डोंगमू को उसकी चिंता थी एंड डोंगमू की बात सही भी थी। जुईवैन जितना दिखता था उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक था। हानशन इसी बारे में सोच रहा था, तभी अचानक से उसे स्नो हलती हुई फील होती है एंड तभी अचानक से एक जोरदार भूकंप आता है एंड एक तरफ की स्नो चारों तरफ उड़ जाती है। जब हानशन उस डायरेक्शन में देखता है तो उसे वहां पर एक बहुत बड़ा टर्टल दिखाई पड़ता है। इतने बड़े टर्टल को वहां देखकर हानशन चौंक गया था। उसे अब समझ आता है कि थोड़ी देर पहले जो भूकंप आया था वो इसी टर्टल की वजह से आया था। हानशन छुपकर उस टर्टल को देखने लगता है। इधर वो टर्टल स्नो से बाहर आने के बाद स्नो फील्ड पर आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो एक गड्ढे के पास जाता है एंड थोड़ी देर तक वहां पर रुकता है। थोड़ी देर बाद उस गड्ढे से कुछ बच्चे बाहर आ जाते हैं जो स्नो टर्टल के बच्चे थे। वहां पर लगभग 8 बच्चे थे एंड इतने सारे बच्चे देखकर हानशन शॉक हो गया था, क्योंकि किसी भी पावरफुल बीस्ट की जो फर्टिलिटी होती थी वो बहुत ही बेकार होती थी। वो 10-20 सालों में एक बच्चे को जन्म दे पाते थे, वहीं इस टर्टल के तो 8 बच्चे थे। ऐसे में हानशन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसकी फर्टिलिटी इतनी अच्छी कैसे थी। यही सोचकर हानशन उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो टर्टल अपने सभी बच्चों के पास एक जगह पर आता है एंड उस पर एक गड्ढा करता है। थोड़ा ही गड्ढा करने के बाद हानशन को दिखाई पड़ता है कि उस जगह पर कुछ रेड कलर के मशरूम्स थे। जैसे ही वो मशरूम बाहर आते हैं वो सभी बेबी टर्टल्स उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। हानशन दूर से ये सब देख रहा था एंड इतनी देर में ये समझ गया था कि जरूर ये बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी अचानक से उसे एक जोरदार आवाज सुनाई पड़ती है एंड अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ा चील आ जाता है, जो देखने में एक पावरफुल स्केलेटल रैंक का बीस्ट लग रहा था। वो चील तेजी से इस टर्टल की तरफ आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि और कुछ होता, अचानक से वो टर्टल अपने मुंह से एक फ्रोजन बीम बाहर निकालता है एंड जैसे वो बीम जाकर सीधा उस चील को लगती है, वो चील हवा में ही फ्रीज हो जाता है एंड वहीं पर मारा जाता है। इतने पावरफुल हमले को देखकर हानशन समझ गया था कि जरूर ये टर्टल एक सुपर बीस्ट है, क्योंकि एक सुपर बीस्ट ही एक स्केलेटल रैंक के बीस्ट को इतनी इजीली मार सकता था। वो सुपर बीस्ट टर्टल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था एंड उसके बच्चे अभी के लिए स्केलेटल रैंक पर थे। इसके बावजूद वो लोग उस मशरूम को खा रहे थे। ये देखकर हानशन थोड़ा सोच में पड़ गया था, क्योंकि अब उसे इन मशरूम पर शक होने लगा था। इधर वो मशरूम खाने के बाद उस टर्टल के बच्चों की शेल रेड कलर की हो गई थी। इससे तो उसका शक और ज़्यादा गहरा हो गया था। थोड़ी देर तक ये सीन जारी रहता है एंड फाइनली थोड़ी देर तक जब वो बच्चे उन मशरूम्स को खाकर अपना पेट भर लेते हैं, तो वो टर्टल उन मशरूम्स को स्नो के नीचे ढककर वहां से चला जाता है। उसे ये सब करता देख हानशन अभी के लिए कंफ्यूजन में था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब इसका तो उसे कोई अंदाजा नहीं था, पर उसका इन मशरूम पर शक बढ़ता जा रहा था। उस टर्टल के वहां से जाने के बाद हानशन उन मशरूम्स के पास जाता है एंड उन्हें स्नो से बाहर निकालकर कुछ मशरूम अपने पास रख लेता है। उसने सोच लिया था कि बाद में शेल्टर लौटने के बाद वो इनके बारे में रिसर्च करेगा और इन्हें उन प्रोफेसर को दे देगा जिससे वो लो डेमन वर्ल्ड में मिला था एंड जो इन प्लांट्स पर, इन पौधों पर रिसर्च करते थे। यही सोचकर उसने कुछ मशरूम्स अपने पास रख लिए थे एंड अब वो वहां से वापस जाने का डिसीजन लेता है। पर तभी उसे उस चील के बारे में याद आता है
जिसे टर्टल ने मारा था। तो चील भी एक स्केर्डबर्ड रैंक का बीस्ट था। ऐसे में हाइंशन अगर उसके मीट को कंज्यूम करता तो उसे कुछ जीन पॉइंट्स मिल सकते थे। यही सोचकर हाइंशन उस चील की बॉडी को अपने साथ ले लेता है एंड वहां से सीधा शेल्टर की तरफ रवाना हो जाता है। उसका प्लान फिक्स था। शेल्टर पहुंचने के बाद वो इन पर रिसर्च करने वाला था और इनके राज का खुलासा करने वाला था। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।